दोस्तों, आ गया फिर आपका एक दोस्त, वही पुराना दोस्त, नया नहीं हूं, वही पुराना हूं जो आपको कहानियां सुनाता है। और अब मैं फिर एक और नई कहानी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हूं। चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये तो हर कोई सब्सक्राइब करने वाला खुद ही सोचेगा कि चैनल को लाइक भी करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे उसे मेरी सारी वीडियो और कहानियां देखने को मिले। चलो दोस्तों, फिर कहानी शुरू करते हैं, सुनिए। ललितपुर गांव में एक तालाब के किनारे 100 साल पुराना एक विशाल बरगद का पेड़ था। एक दिन एक प्रेतनी जो बड़ी अफलातूनी थी वहां आई और उस पेड़ पर डेरा डाल दिया। दूसरों को परेशान करने में उसे बड़ा मजा आता था। एक शाम सावन और रामदीन नाम के दो देहाती उस बरगद के पेड़ के नीचे आ बैठे। सावन लंबी चोटी रखता था। यह प्रेतनी उसके निकट पहुंची और उसकी चोटी पकड़कर खींचने लगी। सावन पीड़ा से बिलबिला उठा। उसने गुस्से से रामदीन की तरफ देखा और बोला, क्यों बे, मेरी चोटी क्यों खींच रहा है? और इसके साथ ही उसने रामदीन के गाल पर एक जोर का थप्पड़ जड़ दिया। इस पर रामदीन का पारा भी चढ़ गया। बोला, क्या बकते हो? तुमने कहा है तो मैं अब इसे खींच कर ही दिखाऊंगा। और यह कहकर उसने उसकी चोटी पर जोर का एक झटका दिया। इससे दोनों के बीच हाथापाई हो गई। एक दूसरे को गालियां देते देते वो गांव के मुखिया के पास पहुंचे। वह प्रेतनी भी उनके पीछे पीछे हो ली। जब वे दोनों मुखिया के पास पहुंचे, मुखिया चौपाल पर बैठा दिखाई दिया। सावन ने सारी बात मुखिया को कह सुनाई और बोला, मैं आपसे अनुरोध करता हूं रामदीन को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इस पर रामदीन बोला, श्रीमान, ये सावन जो कुछ कह रहा है बिल्कुल झूठ है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इसने मुझ पर झूठा आरोप लगाया है और मेरे गाल पर थप्पड़ भी दे मारा है। तभी मैंने इसकी चोटी खींची थी। उसकी बातें ध्यान से सुनने के लिए मुखिया अपना चूरट एक तरफ कर दिया। प्रेतनी मुखिया के पास आई और चूरट को उठाया और उसकी मुखिया की जेब में डाल दिया। मुखिया अपना फैसला सुनाने जा ही रहा था कि तभी उसे अपनी जेब में से कुछ जलता हुआ महसूस हुआ। उसने घबराहट में जेब में अपना हाथ डाला तो और चूरट से उसका हाथ जल गया। उसने एकदम जेब से अपना हाथ बाहर निकाल दिया और फौरन खड़ा हो गया। फिर वह सावन रामदीन पर बरसता हुआ बोला, तुम दोनों ने अभी तक इस साल का कर्ज नहीं चुकाया है। कर्ज क्या कर नहीं चुकाया है? क्या चाहते हो कल शाम तक का वक्त दे रहा हूं, तब भी अगर कर नहीं चुकाया गया तो अपनी जमीनें जब्त हुई समझो, अब दफा हो जाओ। यहां से फिर मुखिया अपने घर की तरफ बढ़ा। फिर वह फितरती प्रेतनी भी अब मुखिया के पीछे पीछे थी। मुखिया की पत्नी एक झगड़ालू किस्म की औरत थी। पति के कुर्ते की अध जली जेब देखकर उसने बड़े ही कर्कश स्वर में बोली, अरे ये निगोड़ा चुरकुट तुम्हारा पीछा क्यों नहीं छोड़ता? देखो कुर्ते की क्या हालत बना रखी है। पाजी प्रेतनी ने मुखिया के हाथ की छड़ी उठाई और अपनी पत्नी की पीठ पर धड़ाधड़ जमा दी। मुखिया ये देखकर हैरान रह गया। पीठ पर छड़ी की मार पड़ते ही मुखिया की पत्नी चीख उठी और गरजती हुई बोली, क्या किया है मैंने जो तुम मुझे इस तरह मार रहे हो? तुम्हें इसका मजा चखाकर ही रहूंगी। परसों तुमने देबू से 500 रुपए की अश्वियों की घूस ली थी और उसके पक्ष में फैसला सुनाया था। यह मैं अब गांव के एक एक आदमी को बताऊंगी रोज के सब लोग इकट्ठे होकर हुए और उसने अपने पति की ये करतूत बताई। मुखिया की पत्नी की बात पर लोगों का असर हुआ
गांव के बड़े बुजुर्ग ने इस पर चर्चा की और उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इसके बारे में सूचना भेज दी। 3 दिन के भीतर ही मुखिया को उसके पद से हटा दिया गया। इसके कुछ ही दिन बाद वह फितरती प्रेतनी बरगद की पेड़ की शाखाओं पर पसर कर सोने को ही थी कि उस पेड़ के नीचे 2 व्यक्तियों की खुसर-पुसर उसे सुनाई पड़ी। वह प्रेतनी तो अपनी खुरापात से बाज आने को थी नहीं, इसलिए वह उन दोनों के निकट पहुंची और उनकी बातें सुनने लगी। वे दोनों चोर हैं और उनके नाम करमू और बेचू हैं। करमू और बेचू थोड़ी देर बाद वहां से चले गए। वह खुराफाती प्रेतनी भी उनके साथ पीछे पीछे चल पड़ी। वे दोनों चोर सूदखोर रामचंद्र के यहां पहुंचे और उसके घर की चारदीवारी लांघकर उसके घर के भीतर घुस गए। फिर उन्होंने वहां सेंध लगानी शुरू कर दी। बेचू भीतर जाने की कोशिश में था। करमू थोड़ा हटकर ही पहरा देने लगा। प्रेतनी को अच्छा मौका मिल गया था। उसने सेंध में घुसे बेचू का एक पांव पकड़ लिया। बेचू ने सोचा कि कोई आ रहा होगा, इसलिए चेताने के लिए करमू ने उसके पांव पकड़ लिए हैं। वह सेंध से बाहर आने की कोशिश करने लगा, पर प्रेतनी ने बेचू का पांव इस बुरी तरह जकड़ रखा था कि वह बाहर नहीं आ सका, न ही भीतर जा सकता था। उसे करमू पर बहुत गुस्सा आया। इतने में पहरा देता करमू वहां आया। प्रेतनी ने तुरंत बेचू के पांव छोड़ दिए। उधर करमू ने देखा कि बेचू सेंध में छटपटा रहा है, इसलिए उसकी मदद करने के इरादे से उसने पांव पकड़ लिया, पर बेचू तो पहले ही आग बबूला हो रहा था। उसने अपना पांव छुड़ाने के लिए जोर से करमू को लात मार दी। इस अचानक आक्रमण से करमू घबरा गया और चीख उठा। करमू के चीखने से रामचंद्र के नौकर ही नहीं बल्कि अड़ोस पड़ोस के लोग भी जाग गए। परिणाम स्वरूप दोनों चोर पकड़े गए और पास के शहर में उन्हें ले जाकर कोतवाल के हवाले कर दिया गया। कोतवाल ने उन चारों की ओर गुस्से से देखा, पर वह चुप रहे। वह कोतवाल उन पर गुर्राते हुए बड़े जोर से बोला, अरे नालायकों, अगर हर छोटी सी चोरी करते हुए भी ऐसे ही पकड़े जाओगे तो मेरा माहवार भुगतान कैसे निपटाओगे? अब कान खोलकर सुन लो, और यह मेरी आखिरी चेतावनी है। तुम कहीं सेंध लगाओ, चोरी करो, लूटमार करो, मुझे इन सबसे कुछ नहीं लेना देना। मुझे तो केवल इस वक्त तक 1000 अशरफिया मिल जानी चाहिए। नहीं मिली तो मैं तुम्हें अभी खूब जमकर खबर लूंगा, तुम्हारी बोटी बोटी निचवा डालूंगा, समझे कि नहीं? अब तुम सर पर पांव रखो और यहां से 9-11 हो जाओ। और इस धमकी के साथ कोतवाल ने उन दोनों चोरों को रिहा कर दिया। खुराफाती प्रेतनी यह सब मंजर देख रही थी, उससे नहीं रहा गया। उसने मन में ठान ली कि वह इस घूसखोर कोतवाल को भी सबक सिखाकर ही रहेगी। अगले रोज उन दोनों बेचू और करमू ने हर कहीं चोरी करने की कोशिश की, पर आधी रात तक भी जाने तक उनकी वो पेश नहीं गई। वे बहुत निराश हो गए। उनके चेहरे लटक गए थे। वह उन्हीं लटके चेहरों के साथ उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। उन्हें देखकर प्रेतनी के मन में एक विचार कौंधा। वह फौरन जमींदार के घर पहुंची। वहां से उसने गहने बटोरे। गहनों को एक गठरी में बांधकर वापस अपने डेरे पर आ गई। फिर उसने वह गठरी पेड़ पर से नीचे चोरों पर गिरा दी। गहनों की गठरी देखते ही चोरों की बाछें खिल गई। उन्हें लगा कि वन देवता की उन पर कृपा हुई है। वह खुशी खुशी वहां से गहने लेकर चल दिए और सीधे कोतवाल के पास पहुंचे। उनमें कुछ गहने उन्होंने कोतवाल को भेंट कर दिए। गहने पाकर कोतवाल मन ही मन बड़ा खुश हुआ। उसने वे गहने अपनी बीवी को भेंट किए। बीवी तो गहनों पर मरती ही थी। उसने बड़े बनाव श्रृंगार के साथ पहना। उधर जमींदार के घर से उसे न्योता आया हुआ था।
इसलिए वह उसी बनाव सिंगरा के साथ वहां जा पहुंची। जमींदार की बीवी अपने गहनों को अच्छी तरह पहचानती थी। उसने उन्हें जब कोतवाल की बीवी के शरीर पर देखा तो वह हैरान परेशान हो उठी। फौरन वह अपने घर के भीतर गई और उसने अपने गहनों की पड़ताल की। ये गहने वाकई गायब थे। पत्नी ने ये बात अपने पति को बताई। पति यानी जमींदार को अपनी पत्नी के गहने कोतवाल की बीवी के शरीर पर देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने कोतवाल की बीवी से पूछता कि कोतवाल की बीवी ने बिना कोई बात छिपाए बता दिया कि गहने उसे उसके पति ने एक दिन पहले ही दिए थे। जमींदार ने ये जानकारी पाकर कोतवाल को बुलवा भेजा। उधर बेचू और करमू अपने हिस्से के गहने कहीं बेच डाले और इसी कोशिश में वे गिरफ्त में आ गए। इस तरह चोरों के साथ साथ कोतवाल भी पकड़ा गया और सभी को हवालात में बंद कर दिया गया। खुराफातनी प्रेतनी अब बहुत खुश थी। वे हमारे खुशी के फूल कर कुप्पा हो रही थी। एक दिन 4 देहाती उसी बरगद के नीचे बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। बातों के दौरान गांव के पंडित और मंत्रवेता ज्ञानदीप का उल्लेख आया। फिर वह ये भी उल्लेख आया कि उसे अपना 4 साल का पोता जान से भी प्यारा है और वह अपने उस पोते के बिना एक पल भी नहीं रह सकते। पेट पर विश्राम कर रही अफलातूनी प्रेतनी के मन में विचार गया कि वह उस मंत्रवेता पंडित को भी कुछ स्वादन करा देना चाहिए। इसलिए तुरंत अपने घर पहुंची। वह प्रेतनी उनके घर पहुंची। वहां घर के पिछवाड़े में ज्ञानदीप का पोता खेल रहा था। उसने उसे उठाया और फलों के बाग में ले आई। बाग में उसने उसके सामने अमरूद और आम रखे और समय वहां से चंपत हो गई और दूर एक पेड़ पर बैठकर ये इंतजार करने लगी कि देखें अब क्या होता है। थोड़ी देर में ही ज्ञानदीप अपने पोते को ढूंढता हुआ कुछ देहातियों के साथ वहां आ पहुंचा और उसे अमरूद और आम खाते देखकर हक्का बक्का रह गया। फिर उसे लगा कि उसके पोते के यहाँ पहुंचने के पीछे कुछ जरूर कोई राज है। तुरंत उसने अपने साथ आए थे देहातियों से कहा कि वे परे हट जाए और समय वह अपनी छड़ी से जमीन पर एक दायरा खींचने लगा। फिर उसने कुछ मंत्र पढ़े और उस दायरे के भीतर कुछ उस अफलातूनी प्रेतनी को बुलाया। प्रेतनी मंत्र से बन चुकी थी। वह मारे डर के कांपने लगी और बार बार क्षमा मांगती हुई पंडित ज्ञानदीप के कदमों में गिरने लगी। ज्ञानदीप ने उसे यूं छोड़ने वाला नहीं था। उसने उसके मुंह से वह सब खुरापाते उगलवा ली जो उसने अब तक की थी। उसमें सावन की चोटी खींचकर झगड़ा करवाने से लेकर आखिरी घटना तक थी। इस पर ज्ञानदीप बोला, खैर आज तक तुमने जो खुराफात की है उससे गांव की भलाई ही हुई है। घूसखोर मुखिया और कोतवाल दोनों पकड़े गए, उन्हें सजा भी हुई, पर मेरे पोते को यहाँ उद्यान में लाना, इसमें किसी को क्या लाभ पहुंचेगा? यह तो सरासर नीचता है। इसलिए मैं तुम्हें अब कुछ ना कुछ दंड जरूर दूंगा। दंड फरमाइए। प्रेतनी अब भी डरी हुई थी। सुनो और ध्यान से सुनो, तो अभी ये गांव छोड़कर चली जाओगी। तुम इस गांव के 20 कोस के भीतर भी कहीं दिखाई नहीं दोगी। समझ गई कि नहीं? ज्ञानदीप ने कहा। समझ गई, अच्छी तरह समझ गई। यहाँ से 20 कोस दूर चले जाने में मैं अपना सौभाग्य मानूंगी। और ये कहकर वह प्रेतनी वहां से यह जा और वह जा और देखते ही देखते पहाड़ों की दिशा में गायब हो गई। तो दोस्तों, ये कहानी आपने सुनी। इस कहानी जो खुराफातनी प्रेतनी की थी उसे हम पाजी प्रेतनी भी कहते हैं। तो ये पाजी प्रेतनी की कहानी से जो मैंने आपको सुनाई कैसी लगी इसके बारे में सोचिएगा और बताइएगा भी। मुझे इंतजार रहेगा आपका और आपके कमेंट्स का। और इस बात के लिए मैं आपसे एक बार फिर इल्तिजा करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी बहुत ही ज्यादा कृपा होगी अपने से दोस्त पर। और साथ में लाइक करने के बाद बेल आइकॉन दबाना भी ना भूलिएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलता हूं मैं आपसे बहुत ही जल्द एक और नई कहानी के साथ। इंतजार कीजिए।